वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू फेडरल सिस्टम। आज हम लोग पढ़ेंगे अमेरिकन फेडरल सिस्टम। इंट्रोडक्शन टू फेडरल सिस्टम में हमने आप लोगों को जो पढ़ाया था वो फेडरल सिस्टम, संघीय प्रणाली के बारे में पूरा डिटेल बताया था। उसके फीचर्स क्या होते हैं वो सारा बताया था। यूनिटरी और फेडरल सिस्टम में क्या डिफरेंसेस है वो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। और अगर आपने फेडरल सिस्टम नहीं देखा है, वो इंट्रोडक्शन टू फेडरल सिस्टम, तो मैं आपको बोलूँगी पहले वो वाला देख लें जो मेरा लास्ट लेक्चर है, तब ये लेक्चर आप और भी बेटर वे में फॉलो कर पाएंगे। वहाँ पर फिर हमने एग्जामिन किया था फेडरल सिस्टम में, और फेडरल सिस्टम में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेडरल सिस्टम है। कहीं क्वाजी फेडरल है, कहीं फेडरल सिस्टम है, कहीं कॉन फेडरल सिस्टम है। ये सब हम लोगों ने लास्ट क्लास में एग्जामिन किया था। अब हम लोग आज कंटिन्यू कर रहे हैं अमेरिकन फेडरल सिस्टम। यहाँ पर हम लोग सारा अमेरिकन फेडरल सिस्टम को में देखेंगे किस तरह से वो फंक्शन कर रहा है, किस तरह वहाँ फेडरल सिस्टम आया, वो सब कुछ डिटेल में यहाँ देखेंगे। ओके, नाउ विल बी एग्जामिनिंग द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कि उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को एग्जामिन करेंगे। वो जो हमने अभी आपको बताया था कि किस तरह से वहाँ फेडरल सिस्टम अमेरिका में आया, वो हम लोग देखेंगे। तो अमेरिका, आप लोग जानते होंगे कि अमेरिका का वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ एंड फाइनली अमेरिका बिकेम इंडिपेंडेंट। और इंडिपेंडेंस के बाद उन्होंने किया, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस आया 1776 में। 1776 में जब उन लोगों ने अपना इंडिपेंडेंस की इंडिपेंडेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना, तो उसमें उन लोगों, इट वाज बेस्ड ऑन नेचुरल राइट्स एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट। दीज ऑल बिकेम द फाउंडेशन ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। कि उनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, संवैधानिक सरकार है, वो किस पर बेस्ड रहेगा, उसका नींव किस पर रखा जाएगा, तो वो नींव था नेचुरल राइट्स, यानी कि प्राकृतिक अधिकारों पर और सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर, ये सब पर बेस करके उन लोगों ने अपना डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस दिया इन द ईयर 1776 में। नेक्स्ट, इन लोगों ने फिर संविधान बनाया। तो द फर्स्ट दैट केम टू बी नोन, द कॉन्स्टिट्यूशन दैट केम टू बी नोन वाज आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन 1781 में। इट वाज अ लूज कॉन्फेडरेशन, अ लूज टाइप ऑफ फेडरेशन, और इसका नाम था आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन, और इसी के अंतर्गत वो गवर्न हुए फ्रॉम 1781। तो यहाँ पर हमने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया कॉन्फेडरल सिस्टम। उसी तरह यहाँ पर भी जो कॉन्फेडरल सिस्टम है उसमें इट्स लाइक कि द स्टेट्स हैव दे रिटेन दे इंडिपेंडेंस एंड सॉवरेंटी। जो डिफरेंट राज्य हैं, यहाँ पर आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन में कितने राज्य मिलकर बने थे उस टाइम, तो इट वाज नॉट 50 स्टेट्स लाइक प्रेजेंट। आज के दिन जैसे 50 स्टेट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, तो उस समय 50 स्टेट्स नहीं थे, दे वर ओनली 13 स्टेट्स, एंड दीज 13 स्टेट्स केम टुगेदर टू फॉर्म यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये जो 13 राज्य साथ आए थे, तो दे वर रिलक्टेंट टू गिव अवे देयर सॉवरेंटी, देयर इंडिपेंडेंस एंड फॉर्म यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये जो 13 स्टेट्स थे, ये जब साथ आए टू फॉर्म यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कि अमेरिका बनाने के लिए, तो दे रिटेन, वो अपना इंडिपेंडेंस, अपनी स्वतंत्रता और अपनी संप्रभुता को बनाए रखे, वो उनके साथ रहा, वो उसको वो छोड़े नहीं। तो इस वे में ये आए थे। इट वाज ए कॉन्फेडरल स्टेट, जहाँ पर हर जो इकाई थे, जो साथ मिले थे ये फेडरेशन बनाने के लिए, उनका अपना इंडिपेंडेंस और अपना सॉवरेंटी रिटेन्ड रहा। And they continued, United States of America continued to be governed under Articles of Confederation from 1781 to 1789 तक। ये आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन जो इनका उस समय का संविधान था, वो 1781 से शुरू हुआ और 1789 तक ये कैसे गवर्न हुए, अंडर द आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन, कि यहाँ पर ये कॉन्फेडरल स्टेट होंगे, उस तरह से ये गवर्न हुए। नेक्स्ट आता है इनका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दैट वाज इन ईयर 1789।
हम आपको बताएं अभी कि 1781 से 1789 तक वो आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन के अंतर्गत थे। फिर इन लोगों ने अपना संविधान बनाया और वो कॉन्स्टिट्यूशन इनका फ्रेम्ड हुआ। इट वाज ड्राफ्टेड इन 1781 एट फिलाडेल्फिया कन्वेंशन। फिलाडेल्फिया में 55 डेलीगेट्स मिले और उन लोगों ने अंडर द लीडरशिप ऑफ जॉर्ज वॉशिंगटन और उन लोगों ने संविधान बनाया। वो ड्राफ्ट तैयार हुआ 1787 में एंड इट वाज अडॉप्टेड इन ईयर 1789 और 1789 में वो कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली अडॉप्ट किए और ये उसके अंतर्गत फिर ये रूल्ड हुए। तो 1789 से इनका कॉन्स्टिट्यूशन है। यू कैन सी इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। पूरे दुनिया भर में आप देखिएगा ये सबसे ही पुराना एक संविधान है जो 1789 से आज तक चला आ रहा है। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन में द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 1789 और आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन 1781 में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये आया। अगर आप फेडरल सिस्टम पढ़े तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये था कि अंडर आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन 1781 इट वाज ए कॉन्फेडरल स्टेट जहाँ पे स्टेट्स को इंडिपेंडेंस और सॉवरेंटी था। बट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 1789 में इट वाज नो लॉन्गर अ कॉन्फेडरल स्टेट। वो कॉन्फेडरेशन की जगह पर दे बिकेम अ फेडरल स्टेट जहाँ पर अब शक्तियों का बंटवारा हो गया था अंडर टू, दैट वाज द फेडरल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स, कि इनके बीच में अब शक्तियों का बंटवारा हो गया था, वो एक के अंतर्गत अब नहीं आ रहे थे। तो दिस वाज द मेन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड टू द फेडरल सिस्टम की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आप जो देख रहे हैं संघात्मक प्रणाली का, वो ये है कि सबसे पहले आप डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में जानिए कि वो कैसे इंडिपेंडेंट हुए। उसके बाद उनका डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, फिर वो 1781 के बाद वो परिसंघ की तरफ आए, आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन था, और फिर 1789 में वो बिल्कुल ही संघात्मक प्रणाली वहाँ लागू हो गया कि अब फेडरल गवर्नमेंट है और एक और डिफरेंट स्टेट्स में अपना गवर्नमेंट है। तो देयर आर नाउ टू सेट्स ऑफ गवर्नमेंट एट टू लेवल्स, यू कैन से। हम नेक्स्ट मूव करते हैं फीचर्स ऑफ फेडरल सिस्टम कि फीचर्स ऑफ फेडरल सिस्टम की फेडरल सिस्टम की क्या विशेषताएं हैं। ये भी हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में कर लिया था, तो उसी को डिटेल्स में अब हम लोग देखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का क्या फेडरल फीचर्स है, वहाँ फीचर्स क्या है, वो सारा एग्जामिन करेंगे। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि वहाँ है सुप्रीमेसी ऑफ ए रिटन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, कि वहाँ पर जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अभी आपको बताया था कि वहाँ का संविधान लिखित संविधान है। इट्स अनलाइक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन में द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट रिटन, वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, अलिखित संविधान है। तो यहाँ लिखित संविधान है जो फिलाडेल्फिया कन्वेंशन में पारित हुआ था और उसके बाद उन लोगों ने उसको अपनाया था 1789 में। तो वो लिखित वे में है, इट्स रिटन, इट्स अ वेरी शॉर्ट कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत ही छोटा कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर वो देखिएगा तो इट्स फ्यू पेजेस इन, अगर प्रिंट में देखिएगा तो बस फ्यू पेजेस में है। इट्स जस्ट गॉट 7 आर्टिकल्स, 7 ही आर्टिकल में पूरा संविधान खत्म हो जाता है। तो बहुत ही शॉर्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। द फ्रेमर्स क्या चाहते थे कि एक इस तरह का फ्रेमवर्क बस दे दिए एंड इट वाज टू बी फिल्ड अप लेटर ऑन बाय अदर एक्ट्स एंड ऑल। फिर वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, रिजिड है मीनिंग कठोर संविधान है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन मीनिंग इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें संशोधन लाने की प्रक्रिया बहुत ही कठोर है, वो आसानी से उसमें अमेंडमेंट नहीं ला सकते हैं। अमेंडमेंट अब कैसे पता चलेगा कि वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रिजिड और फ्लेक्सिबल, तो आप उसका अमेंडमेंट प्रोसीजर देखिएगा और अगर पाइएगा कि अमेंडमेंट प्रोसीजर और लॉ मेकिंग प्रोसीजर में डिफरेंस है और थोड़ा भी डिफ़िकल्ट कर दिया गया है लॉ मेकिंग प्रोसीजर से, तो वी से द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। लॉ बनाने, कानून बनाने की प्रक्रिया और संविधान में संशोधन लाने की प्रक्रिया में अगर डिफरेंस है और संशोधन लाने की प्रक्रिया थोड़ा डिफ़िकल्ट है,
लॉ बनाने की कानून बनाने की प्रक्रिया से, तो आप कहिएगा कि संविधान कठोर है। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड, बहुत ही अमेंडमेंट, इनका अमेंडमेंट प्रोसीजर बहुत ही डिफ़िकल्ट है। अगर आज देखिएगा, आप लोग देखिए कि 1789 से कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हो गया, तो आज तक कितने उसमें संशोधन आए हैं, कितने हैं, तो जस्ट 27 का अमेंडमेंट्स, आज तक बस 27 ही संशोधन आ पाए। तो इतना रिजिड इनका संविधान है कि 200 साल से भी ज़्यादा हो गया, बस 27 ही संशोधन आए। और उसमें भी पहला 10 संशोधन जो आया है, अमेंडमेंट आया है, दोज आर द बिल ऑफ राइट्स। तो इस तरह से अगर कुछ सच में चेंज आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इट्स द नेक्स्ट 17 अमेंडमेंट्स। तो इस तरह से इनका कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही डिफ़िकल्ट है, अमेंडमेंट लाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। देन देयर इज़ सुप्रेमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सुप्रेमेसी मीनिंग जो लिखित और कठोर संविधान है उसकी सर्वोच्चता है। सुप्रेमेसी ऑफ रिटन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन मीनिंग, अब अगेन ये कंपैरेटिव टर्म है कि सुप्रीमेसी है, तो किससे सुप्रीमेसी है, तो सुप्रीम इट्स सुपीरियर टू एनी अदर ऑर्डनरी लॉज, कि जो संविधान है वो सुपीरियर है टू एनी अदर ऑर्डनरी लॉज, कि लॉज से ऊपर है। अगर कोई भी ऑर्डनरी लॉज बनाया जा रहा है एंड दोज ऑर्डनरी लॉज conflict with any provision of the constitution, then such ordinary laws will be declared null and void, कि वो लागू नहीं होगा। तो जो सामान्य साधारण जो कानून है, विधि है, उससे संविधान जो है ऊपर है, वो सुपीरियर है, उसको सर्वोच्चता है टू एनी अदर ऑर्डनरी लॉज। तो जैसे ये फेडरल सिस्टम का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है कि देयर शुड बी सुप्रीमेसी ऑफ अ रिटन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और हम ये पाते हैं कि ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ पावर। ये भी इम्पॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि फेडरल सिस्टम पहले ही आप लोगों ने देखा कि फेडरल सिस्टम कब होगा, व्हेन देयर विल बी अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, कि शक्ति का बंटवारा केंद्र और इकाइयों के बीच में होगा। कि एक जगह अगर सारी शक्तियाँ एक जगह केंद्र के पास केंद्रित है, तो वो फिर यूनिटरी सिस्टम हो जाएगा। तो डिवीजन ऑफ पावर होना ही मीनिंग कि फेडरल सिस्टम है, तभी संघात्मक है। तो यहाँ पर भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में देयर इज डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड द डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स, की शक्ति का बंटवारा है। और बोथ आर फंक्शनिंग इन देयर ओन स्फीयर, नीदर इंक्रोचिंग ओवर द पावर्स ऑफ ईच अदर। अपने अपने फील्ड में दोनों काम कर रहे हैं, केंद्र सरकार अपनी जगह और राज्य सरकार अपनी जगह, और दोनों एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, कि दोनों अपनी जगह हैं, इंडिपेंडेंटली दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। तो उस तरह का मॉडल, दैट इज़ कॉल्ड मॉडल फेडरल सिस्टम। और ये मॉडल फेडरल सिस्टम अगर हम कहीं भी पूरे दुनिया में पाते हैं, तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, कि वहाँ पर दोनों इंडिपेंडेंट हैं, दोनों अपने अपनी जगह में काम कर रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट अपनी जगह पर और जितने स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो अपनी जगह पर काम कर रहे हैं। और ये डिवीजन ऑफ पावर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको मैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में आई विल बी कंसंट्रेटिंग ओनली ऑन डिवीजन ऑफ पावर। तो अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको हम लोग फिर उठाएंगे नेक्स्ट क्लास में। सो अभी आज जो हमने कराया वो पूरा कंप्लीट नहीं है, क्योंकि मेन डिवीजन ऑफ पावर है और इसको हम लोगों को लेंथ में एग्जामिन करना है, पूरा डिटेल में एग्जामिन किया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। फिर नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि जुडिशरी जो है वो न्यायपालिका, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होना चाहिए। अब क्यों न्यायपालिका फेडरल सिस्टम में स्वतंत्र होना चाहिए और इसका क्यों इतना इम्पोर्टेंस है, तो आप लोगों ने दो पहला जो फीचर्स देखा था, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिवीजन ऑफ पावर, ये दोनों कैसे लागू होता है, ये थर्ड फीचर से, ये जो थर्ड फीचर है वो फर्स्ट और सेकंड दोनों उससे लागू हो रहा है। क्योंकि पहला देखिए जो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है कि कॉन्स्टिट्यूशन सुपीरियर है टू एनी अदर ऑर्डिनरी लॉज, कि कोई साधारण विधि साधारण कानून से ऊपर है
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का संविधान। अब वो कौन देखेगा कि संविधान की सर्वोच्चता बनी रहे, उसकी सुप्रीमेसी बनी रहे। वो अगर कोई कानून बना और वो कानून कन्फ्लिक्ट कर रहा है विद एनी प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो कहाँ पर एग्जामिन किया जाएगा? वो एग्जामिन किया जाएगा न्यायपालिका में, जुडिशरी में। सो जुडिशरी बिकम्स इम्पोर्टेंट in maintaining the supremacy of the constitution। और जुडिशरी का ये एक काम है कि it acts as the guardian of the constitution, it acts as the interpreter of the constitution। कि संविधान की व्याख्या करने का पार किसको दिया गया है? वो जुडिशरी के पास है, वो न्यायपालिका के पास है। जो न्यायपालिका कैसा होना चाहिए? स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। तो और वही मेंटेन करेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी मेंटेन्ड रहे। तो कभी भी अगर कोई कानून जो कन्फ्लिक्ट करता है कोई भी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट विल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड बाय होम? बाय द जुडिशरी। तो जुडिशरी यहाँ पर मेंटेन कर रहा है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देन आप दूसरा जो पॉइंट आपने देखा, डिवीजन ऑफ पावर, कि डिवीजन ऑफ पावर्स है और शक्ति का बंटवारा किसके बीच में है? केंद्र और इकाइयों के बीच में शक्ति का बंटवारा है। अब ये शक्ति का बंटवारा केंद्र और इकाइयों के बीच में है, मगर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो दोनों में आपस में कन्फ्लिक्ट आ जाए। तो वो कन्फ्लिक्ट केंद्र मीनिंग फेडरल गवर्नमेंट और स्टेट के गवर्नमेंट के बीच में कभी भी कन्फ्लिक्ट में अराइज रिगार्डिंग डिवीजन ऑफ पावर। तो ये अगर कन्फ्लिक्ट आ जाएगा तो वो कन्फ्लिक्ट कहाँ रिजॉल्व होगा? तो वो रिजॉल्व होगा इन द जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी में। तो जुडिशरी अगेन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर जुडिशरी को ये पावर है कि सेंटर और स्टेट्स या स्टेट्स के बीच में आपस में भी कोई भी ऐसा डिस्प्यूट हो रहा है तो वो सारा रिजॉल्व होने के लिए वो कहाँ जाते हैं? वो जुडिशरी के पास जाते हैं, न्यायपालिका के पास। फिर है बाई कैमरल लेजिस्लेचर। ये भी इम्पोर्टेंट फीचर है कि जहाँ भी फेडरल सिस्टम है तो वो फेडरल सिस्टम के लिए दो सदन होना चाहिए। लेजिस्लेचर में जो विधान सभा है उसमें दो हाउस होना चाहिए, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, द्विसदन होना चाहिए। तो ये हम जैसे इंडिया में भी आप पाते हैं कि हमारा जैसे पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में हमारे दो हाउसेस हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो उसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी वहाँ पर जो हम लोग पार्लियामेंट कहते हैं, लेजिस्लेचर पार्लियामेंट के नाम से, तो वहाँ पर वो कांग्रेस कहलाता है। और कांग्रेस में फिर दो सदन है, दो हाउस है, एंड दोज टू हाउसेज बीइंग हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सीनेट। तो कांग्रेस है, कांग्रेस में दो जो सदन है, एक प्रतिनिधि सभा है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और दूसरा सीनेट है। तो ये दोनों मिलकर के आप क्या कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में? उस लेजिस्लेचर को आप कांग्रेस कहते हैं। तो कांग्रेस के दो सदन है, that is House of Representative and Senate. अब House of Representative that represents the people, नाम से ही पकड़ लीजिए, House of Representatives people रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रतिनिधि सभा है। और जो सीनेट है that represents the state, वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से जहाँ भी फेडरल सिस्टम है वहाँ दो हाउस होना चाहिए। ये भी इम्पोर्टेंट फीचर है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी आप दो हाउस पाते हैं कि दो सदन है और एक सदन सीनेट जो अपर हाउस है वो रिप्रेजेंट करता है स्टेट्स को। नाउ अभी आपको बताए थे कि दो हाउस है। नाउ देयर इज इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनिट्स इन द अपर हाउस। जो अपर हाउस है, अपर हाउस कौन सा है अभी बताए हैं कि वो सीनेट है। तो सीनेट में जो में इक्वल रिप्रेजेंट हर यूनिट मीनिंग इकाइयाँ दैट इज द स्टेट्स, जो स्टेट्स है उनका इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, समान प्रतिनिधित्व है अपर हाउस में वो सीनेट में, कि दे आर इक्वली रिप्रेजेंटेटेड इन द अपर हाउस इन द सीनेट। अब हर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सीनेट अपर हाउस है और हर स्टेट्स कितना भेजते हैं? अगर इक्वल रिप्रेजेंटेशन है तो हर स्टेट्स कितना भेजते हैं अपर हाउस सीनेट को प्रतिनिधि माने सीनेटर? तो हर भेजते हैं दो सीनेटर, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पॉपुलेशन, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ साइज। हाँ,
आप जनसंख्या नहीं देखिएगा, आप उसका भूभाग नहीं देखिएगा, उसका कितना बड़ा है, वो सबसे पर नहीं है, जनसंख्या पर नहीं है। वो बस है कि हर स्टेट, बड़ा स्टेट हो, छोटा स्टेट हो, ज़्यादा पॉपुलेटेड हो, डेंसली पॉपुलेटेड हो, स्पार्सली पॉपुलेटेड हो, सब बराबर ही प्रतिनिधित्व भेजेंगे सीनेट में। तो दैट इज़ इट। उसी तरह से यहाँ पर सीनेट में हर स्टेट 2 रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं, सीनेटर्स भेजते हैं सीनेट में। तो कितने हो गए, आप इससे पता चल जाएगा कि सीनेट में कितने मेंबर्स हैं। वहाँ पर 50 स्टेट्स है, हर स्टेट्स 2 भेज रहे हैं, तो टोटल नंबर हो गया 100। देयर आर 100 सीनेटर्स इन द सीनेट। सीनेट हैज़ गॉट 100 मेंबर्स, तो 100 है पूरा टोटल। एवरी स्टेट सेंडिंग 2 representatives to the upper house. Now, role of the units in the amendment of the constitution. संविधान में जो संशोधन लाता है उसमें भी इकाइयों की भूमिका है। संशोधन बस सेंटर, फेडरल गवर्नमेंट अकेले नहीं ला सकता है, उसमें ये जो डिफरेंट स्टेट्स है, फेडरेटिंग यूनिट्स है, वो उनको भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कैसे हो वहाँ संशोधन कैसे आता है, तो उनके संविधान में आर्टिकल 5 अनुच्छेद 5 डील करता है विद द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 5 में मेंशन्ड है कि फेडरल गवर्नमेंट, मीनिंग द कांग्रेस एंड द स्टेट्स, दोनों मिल करके ही संशोधन ला सकते हैं। द कांग्रेस का काम है कि प्रपोजल लाना, वो प्रपोज करते हैं अमेंडमेंट, और वो प्रपोजल कैसे होगा, कैसे लागू होगा, बाय 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी से। 2/3 मेजॉरिटी ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द कांग्रेस जब वो प्रपोज करेंगे तभी अमेंडमेंट्स का प्रोसीजर स्टार्ट होगा। और फिर वो फाइनली, अभी अमेंडमेंट नहीं होगा, अमेंडमेंट में अभी इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करते हैं, द यूनिट्स, द फेडरेटिंग यूनिट्स, उनका भी इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है, उनकी भी बहुत ही अत्यंत आवश्यक भूमिका है। और वो भूमिका है कि उनको 3/4 ऑफ द स्टेट्स व्हेन दे रेटिफाई देन ओनली द अमेंडमेंट होता है, संविधान अमेंडेड व्हेन 3/4 ऑफ द सेवरल स्टेट्स रेटिफाई दैट। तो जब 3/4 स्टेट्स, यानी टोटल 50 स्टेट्स में अगर 3/4 स्टेट, अगर टोटल नंबर लीजिएगा, नंबर में लीजिएगा तो 37 से ज़्यादा, 38 लगभग 38 स्टेट्स अगर रेटिफिकेशन कर दिया, रेटिफाई कर दिया, तभी वो संशोधन होगा, तभी वो अमेंड हो पाएगा। तो स्टेट्स यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए कहा जाता है इतना डिफ़िकल्ट है कि आज तक बस 27 ही अमेंडमेंट्स हो पाया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, एंड इट कैन नॉट बी अमेंडेड यूनिलैटरली बाय द सेंटर, बाय द फेडरल गवर्नमेंट, बट कैन बी अमेंडेड बायलैटरली बाय बोथ प्लेइंग इम्पोर्टेंट रोल, द सेंटर एज वेल एज द स्टेट, दोनों का इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देन देयर इज़ अ डुअल गवर्नमेंट पॉलिटी, वहाँ पर डुअल गवर्नमेंट पॉलिटी है, दैट इज़ सब कुछ 2 सेट है। आप देखिए कि देयर आर 2 सेट्स ऑफ गवर्नमेंट, 2 सेट ऑफ गवर्नमेंट है। फिर वहाँ पर इसी तरह दोहरी नागरिकता है, डुअल सिटीजनशिप है, दैट द पीपल एट द सेम टाइम दे आर सिटीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एज वेल एज द सिटीजन ऑफ द स्टेट इन विच दे रिसाइड। जिस स्टेट में वो रह रहे हैं वहाँ की भी उनको नागरिकता है। ये हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ इंडिया में बस एक ही नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है, मगर वहाँ पर डुअल सिटीजनशिप है कि दे आर एट द सेम टाइम सिटीजन है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के भी, और सिटीजन नागरिक है अपने स्टेट्स के भी, तो दोहरी नागरिकता वहाँ पर है। देन दे हैव गॉट अ डुअल कॉन्स्टिट्यूशन, उनको 2 संविधान बना है उनके पास। सिटीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स में जो रह रहे हैं वो एट द सेम टाइम फॉलो करते हैं 2 सेट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वन इज़ दैट ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान है, और दूसरा कि हर स्टेट अपना अपना संविधान बनाए हुए, तो उनको 2 संविधान उनके पास है। तो दे हैव गॉट डुअल कॉन्स्टिट्यूशन, 2 कॉन्स्टिट्यूशन है, और दोनों को उन लोग दोनों मान रहे हैं। तो इस तरह से वहाँ पर ये कहते हैं कि एकदम मॉडल फेडरल सिस्टम जो आप पाएंगे वो आप पाते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। तो
तो आज हम लोगों ने एग्जामिन किया ये सारे फीचर्स। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिवीजन ऑफ पावर, जो सेकंड आप यहाँ पर फीचर देख रहे हैं डिवीजन ऑफ पावर, उसको डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट वही है जब आप फेडरल सिस्टम पढ़ें कि किस तरह से शक्तियों का बंटवारा किस तरह हुआ है केंद्र और इकाइयों के बीच में। तो दैट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।